डन। ओके, सो न्यूज़ लिंक के सभी व्यूअर्स को सबसे पहले तो मेरा बहुत बहुत वेलकम है। आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही फेमस और बहुत ही जानी मानी एस्ट्रोलॉजर आस्था। तो आस्था जी, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी आप अपना थोड़ा सा ब्रीफ अपना परिचय दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को, सो दैट वो आपको थोड़ा सा और अच्छे से जान पाए। नमस्कार, मेरा नाम है आस्था सहानी। मैं टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मैं पिछले 8 सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ और लगभग पूरी दुनिया में मेरे क्लाइंट्स हैं। बढ़ावा नहीं करूँगी इस बात का। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, बिकॉज 1-on-1 का कंसल्टेशन के अलावा मैं सिखाती भी हूँ टैरो कार्ड्स, न्यूमरोलॉजी और बहुत सी और ऑकल्ट साइंस की फील्ड और बहुत सारी मोडालिटीज़ में मेरी एक्सपर्टीज़ है, तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें सिखाती भी हूँ। अच्छा, तो आपने न्यूमरोलॉजी का जिक्र किया, तो मैं पूछना चाहूँगी कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट और एक एस्ट्रोलॉजर में क्या डिफरेंस है? अच्छा, तो जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ आपके डेट ऑफ बर्थ से काम करते हैं, लेकिन जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो आप जिस समय पे पैदा हुए हैं उस समय पे जितने भी आपके ग्रह थे वो किस दिशा में थे, वो उसके बारे में ज़्यादा विस्तार में बताया जाता है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, दोनों ही बिल्कुल अलग मोडालिटीज़ हैं। ओके, बिकॉज हमें न्यूमरोलॉजी में आपके टाइम की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत है, जिससे हम आपका पूरा स्वभाव बता सकते हैं। आपको आगे आने वाली बीमारियां जो हो सकती हैं उसके बारे में पहले ही एडवांस में आपको बताया जा सकता है, जिससे आप प्रिकॉशन ले लें। और उसके अलावा आप कौन सा और फेवरेबल प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं अपने ज़िंदगी में, वो भी बताया जाता है। एस्ट्रोलॉजी में भी ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन वो ग्रहों के हिसाब से होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताया जाता है। ओके, तो आपने बोला कि जैसे कई लोग जो हैं उन्हें बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट कोई करे, जिससे हम आगे अवेयर रहें। बट लोग अपना फ्यूचर, अगर उनका फ्यूचर अच्छा आप लोग बताते हैं तो वो बहुत इसे इंटरेस्ट लेते हैं। बट अगर कहीं ऐसा देखा गया है कि कुछ अगर आप उनके बारे में कुछ बुरा बता दें कि होने वाला है, तो वो बोलते हैं नहीं, बेकार है, हमें इस पे बिलीव नहीं करना चाहिए, स्पेशली यंग जनरेशंस। तो उनको आप क्या वो बताना चाहेंगे कि ये कितने हद तक सही है और कितने हद तक ये गलत है? ठीक है, तो पहली बात मैं आपको यही करेक्ट करना चाहूँगी, कोई भी किसी का भविष्य नहीं बता सकता। हम सब इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं। जितने भी लोग इस फील्ड में हैं वो सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस देते हैं। हमारा काम है लोगों को गाइडेंस देना, उन्हें सही रास्ते पर लेकर जाना। अगर हम किसी की न्यूमरोलॉजी भी करते हैं या हम किसी के लिए टैरो कार्ड रीडिंग भी करते हैं, अगर हमें कुछ दिख रहा है, दैट मीन्स हमें यूनिवर्स की तरफ से एक इंडिकेशन आ रहा है, तो हम उस इंसान को पहले ही आगाह कर सकते हैं कि ये चीज़ होने के चांसेस हैं। होंगे कि नहीं होंगे वो हमें नहीं पता, बिकॉज अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो हो सकता है आपकी बला टल जाए। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कभी भी कोई भी किसी का भविष्य नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। जो यंग जनरेशन है उन्हें ये मिसकंसेप्शन है, उन्हें ये गलत फहमी है कि हम लोग किसी का फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ आपको एक सलाह दे सकते हैं, आपको सही रास्ता दे सकते हैं और गाइडेंस दे सकते हैं। उसे मानना नहीं मानना वो ऑफकोर्स वो हर एक के हाथ में है। अच्छा, तो आपने ये इस फील्ड में जाने का कब सोचा और आपको कब ऐसा अंदर से एहसास हुआ कि आप इसी फील्ड में जाएं और इसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं? अच्छा, मैंने 2003 या 4 में टैरो कार्ड सीखे थे। आई थिंक मैं शायद 9th या 10th में रही होंगी, या उसके बाद भी सीखे होंगे, मेरे को एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है। बस इतना याद है मैं 10th क्लास में थी और मेरी छुट्टियां चल रही थी और एक पैम्फलेट आया था। कोई एक मेरे घर के बैक साइड में एक लेडी रहती थी, वो टैरो कार्ड सिखाती थी। बट शायद मेरी जर्नी वहीं उतनी ही लिखी थी कि मैं सिर्फ उनसे सीखूं, बिकॉज उसके बाद प्रैक्टिस नहीं कर पाए। 11th 12th फिर आगे जिंदगी बढ़ती गई, ग्रेजुएशन एंड कुछ होता रहा लाइफ में। 2015 में मैंने दोबारा अपनी जर्नी स्टार्ट की। मैंने दोबारा एक बहुत प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, मैंने उनसे दोबारा सीखा और उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। तब से मेरी जर्नी चालू ही है और मैं जब मुझे कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग लगता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे सीखूं। पहले खुद अप्लाई करती हूँ, प्रैक्टिकली खुद उसे देखती हूँ कि उसका क्या रिजल्ट है और उसके बाद फिर उसको एज अ कोर्स अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। सो 2015 में बोलूँगी जब मेरी एक्चुअल जर्नी शुरू हुई और मुझे शुरू से ही बहुत इंटरेस्ट रहा है।
ये सारी चीज़ें मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती हैं, बहुत मेरे को इंटरेस्ट आता है ये सब करने में। तो मेरी कोशिश रहती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में अध्ययन कर सकूँ, उतना मुझे अच्छा लगता है। तो आपने ये अपनी जो ग्रेजुएशन है वो आपकी किस फील्ड में रही? आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़। नाइस। तो कितना डिफिकल्ट होता है ये टैरो कार्ड और एस्ट्रोलॉजी सीखना? देखो, एस्ट्रोलॉजी भी अपने आप में डिफ़िकल्ट है, टैरो कार्ड रीडिंग भी अपने आप में डिफ़िकल्ट है, पर डिफ़िकल्टी तब तक रहती है जब तक आपको आता नहीं है। एक बारी अगर आप वो कोर्स सीख लें, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें, तो फिर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इस फील्ड में और चीज़ें सीखते जाओगे, आपका अपना एक्सपीरियंस जुड़ता जाएगा। जो आपके पास क्लाइंट आएंगे, जब वो सामने से आपको कॉल करके या मैसेज करके बोलते हैं जो आपने हमें गाइडेंस दी थी वो बिल्कुल सही निकली, तो वो कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होता जाता है। और जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको खुद के ऊपर भरोसा होता है कि हाँ, हम ये कर सकते थे और हमने ये किया है। तो डिफिकल्ट सिर्फ तब तक है जब तक आप सीखते नहीं हो। सीखने के बाद इट्स अ केक वॉक, बहुत इजी है। आप सिखाते भी हैं बच्चों को, आपने बताया। जी। तो किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हैं आप या कैसे क्लासेस देते हैं? पहले मैं किसी एक इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई थी, बट अब वो बंद हो गया। एप्लीकेशन था, अब वो बंद हो चुका है। अब मैं अपना खुद वन ऑन वन, जब मुझे कोई अप्रोच करता है, जब मुझे कोई डीएम करता है इंस्टाग्राम पे, या अगर किसी को मेरा नंबर कहीं से मिलता है, तो फिर जैसा हमारा कॉन्वर्सेशन आगे जाए, फिर जो उनको कोर्स सीखना है, बिकॉज मुझे कम से कम 12 से 15 चीज़ें आती हैं, तब सामने वाले को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो क्या सीखना चाहते हैं, उसके बेसिस पे हम फिर आगे जर्नी शुरू करते हैं अपनी। तो आपकी क्लासेस में कितने लोग अभी तक आपसे सीख चुके हैं, एनरोल कर चुके हैं? और क्या ये यंग जनरेशन्स हैं या फिर जो थोड़ी सी ओल्ड एज हैं, या वो सब हैं, या कैसे मिक्स हैं? अच्छा, पहली बात, कितने लोग सीख चुके हैं? जब एप्लीकेशन पे थे तब भी और एप्लीकेशन बंद होने के बाद भी, अगर मैं टोटल काउंट करूँ तो समवेयर अराउंड 25,000 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैं फ्री वर्कशॉप्स भी देती थी। फ्री वर्कशॉप मतलब मैंने एक मोडालिटी उठाई, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उनको एक तरीका बता दिया, आप ये चैंट कर लो और आपको रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। तो एक फ्री वर्कशॉप भी दे दी, उसमें भी मेरे 150 से 200 बच्चे आते थे। टोटल इन ऑल अब तक मेरे को लगता है मैं 20 से 25,000 स्टूडेंट्स पढ़ा चुकी हूँ। और एज ग्रुप की अगर हम बात करें तो मिक्स्ड एज ग्रुप है। यंग जनरेशन भी आती है जो मुझसे छोटे हैं, बड़े भी आते हैं जो मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, शायद मेरी मदर या मेरी ग्रैंड मदर की एज के भी हैं। सो इट्स अ मिक्स क्राउड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंग है या सिर्फ ओल्ड एज वाले ही आते हैं, मिक्स क्राउड आता है, दोनों। अच्छा, मैंने कहीं ऐसा सुना है कि एस्ट्रोलॉजी और ये न्यूमरो सीखने के लिए एक एज होती है, तो क्या 26 अराउंड या अबव 20 सीख सकते हैं, क्योंकि वो समझ डेवलप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यंग एज में या फिर छोटी उम्र में। तो ये मेरा मिसकंसेप्शन है या ये किस हद तक सही है एज? देखो, आपने अगर ये कहीं पढ़ा है तो किसी ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात शेयर की होगी, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। कोई भी चीज़ सीखने की कोई उम्र नहीं है। समझ आपको आजकल की आप जनरेशन देखो, मेरा बच्चा सिर्फ अभी 2 साल का होने वाला है, उसको हमसे ज़्यादा समझ है। मतलब बहुत छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करूंगी, चीज़ें उठा के अपनी जगह पे रखना एक 2 साल के बच्चे के लिए समझदारी है, ठीक है। सो जब आपको लगता है कि आप उतने समझदार हो, द एलिजिबल एज इज 18 के बाद कोई भी सीख सकता है, बिकॉज तब तक हम समझदार हो चुके होते हैं। हमारा लीगल एज वोटिंग का भी 18 साल है, तो कुछ सोच समझ के ही 18 साल है, बिकॉज तब तक हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट भी हो चुका होता है। और जहाँ तक रही ये बात शेयर करने की कि किसी ने ये बोला है 26 साल, तो हो सकता है उनका वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो कि उनको 26 एक ऐसी एज लगी हो कि उसके बाद लोग ज़्यादा सीखते हैं, वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। लेकिन 18 के बाद भी अगर कोई सीखना चाहे, जो एक लीगल एज है, आप सीख सकते हो। और आप उतने समझदार हो जाते हो कि आप आगे किसी को गाइडेंस दे सकते हो। बाकी जितने, मैं ये बात दोबारा बोलूँगी, जितने आप क्लाइंट से इंटरैक्ट करोगे, जितना किसी से वार्तालाप करोगे, आपको उनके एक्सपीरियंस से
या उनकी नॉलेज से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आप जब किसी से कुछ सीखते हो तो आप वो चीज़ आगे किसी को और समझा भी सकते हो। सो मेरे हिसाब से 18 भी करेक्ट एज है, 18 के बाद। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मुझे बात करके। और कुछ आप बताना चाहेंगी अपनी फील्ड से रिलेटेड जो लोगों को जानना हो, या कुछ भी ऐसा जो लोगों के माइंड में हो? गलतफहमी हो जाती है कई बार लोगों को किसी भी चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, अगर हम पहली बात किसी गलतफहमी की बात करें तो गलतफहमी नहीं है। एक बहुत सही चीज़ मैं एडवाइस करना चाहूँगी, प्लीज़ कोशिश करें अगर आपका बच्चा छोटा है, 18 साल से कम की उम्र का है, तो उसके बारे में कुछ ना जाने। क्योंकि अगर हम आपको कोई बात बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेरेंट मेरे पास आता है और मैं उनको बोलती हूँ कि आगे जाके आपके बच्चा थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर हो सकता है, या आगे जाके उसको थोड़ा आंखों में दिक्कत आ सकती है, या चश्मा लग सकता है, तो माँ बाप के दिमाग में वो एक डर बैठ जाता है। तो कोशिश करें अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसके बारे में कुछ ना जाने, क्योंकि आप अपने और अपने बच्चों का कर्मा अच्छा जनरेट करेंगे। आप जितने अच्छे कर्म करते जाएंगे, आपकी ये सारी चीज़ें जो भी आपकी ज़िंदगी में लिखा है, आप अपना क्या बोलूँ मैं उस वर्ड को, आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। बेसिकली जो लिखा है ऑलरेडी, जो भविष्य लिखा है, आप उस भविष्य को बदल सकते हैं। तो अच्छे कर्म करते जाओ। दूसरी बात मैं ये बोलूँगी, पहली बात मैं इसी पे रहूँगी, प्लीज़ किसी बच्चे के बारे में ना पूछें। दूसरा, अच्छे कर्म करते जाओ, आपकी ज़िंदगी अच्छी होती जाएगी। और कर्म ऐसे करो कि अगर आप दान कर रहे हो तो सीधे हाथ से करो, तो उल्टे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। शो ऑफ ना करें दान का। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि कोशिश करो सबसे अच्छे रहो, अच्छे बन के रहो। कोई अगर आपसे बुरा भी कर रहा है तो छोड़ दो, वो उसके कर्म है। आप कुछ बोल के या कुछ आगे से झगड़े में पड़ के ज़्यादा अपने लिए बुरा कर्म ना जनरेट करें। शुक्रिया। आगे भी आपसे हम बातचीत करते रहेंगे, और बिल्कुल आप हमारी न्यूज़ लिंक टीम से हमेशा जुड़े रहें और अपने आर्टिकल्स हमें अच्छे भेजते रहें। बहुत बहुत थैंक यू माय। थैंक यू सो मच।